हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्गी क्लासेस। डेट आज की 2 जनवरी 2021। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज हम इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फ्रंट पेज पे एक तो ये वाला जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको अप्रूवल देने से रिलेटेड है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ से हम समराइज वे में यहाँ से पिक करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एक नई पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिससे कि साइंस जर्नल्स जो भी पेपर पब्लिश किए जाते हैं रिसर्च के बाद में, उनकी एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करना सभी के लिए। ठीक है, अगर कोई भी इंडिविजुअल, इवन आप और मैं, अगर रिसर्च करना चाहें तो उनके लिए वो साइंस जर्नल जो अभी तक बहुत सारा पैसा लगा करके फिर एक्सेसिबिलिटी आप ले पाते हो, उन चीज़ को इंश्योर किया जाएगा फ्री अवेलेबल कराना, जिससे कि इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए। बहुत अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे इस पूरा डिटेल में। इसके अलावा थर्ड पेज पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे सामने सबसे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो है वो एंड हो गया है। नॉर्मल रेन रिकॉर्ड की गई है सदर्न स्टेट्स में, छोड़ के केवल केरला को। केरला में एक डेफिसिट। तो यहाँ पर एक ज्योग्राफिकल मैकेनिज्म देखेंगे, वो मैं आपको यहीं पर स्क्रीन पे डायग्राम बना करके समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज कि लाइटनिंग, जो बिजली गिरती है ना, बिजली कड़कती है, लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से डेथ रेट अगर देखी जाए तो 2018-19 के टाइम पे कम रजिस्टर की गई है। ठीक है, लगभग 37% की कमी। तो रिपोर्ट को देखेंगे, ये अच्छी न्यूज़ है इसमें भी। ये भी कहीं ना कहीं आप देखोगे कि तो नेचुरल जो भी डिजास्टर्स आती हैं जिसकी वजह से डेथ या मोर्टेलिटी इंडिया में जो रिपोर्ट की जाती है, उनमें जो गिरावट है, पर्टिकुलरली बात की जाए लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से, तो वो हम एक बार देखेंगे। आगे चलें। एक्सप्लेन पेज पे आप देखोगे 2 आर्टिकल्स है, जिसमें एक पहला आर्टिकल है अ ईयर टू एंगेज एंड असर्ट। ये आर्टिकल मैं पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है। इंडिया को किस तरीके से 2020 में क्या क्या मतलब रियलिटीज़ है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए और आगे फ्यूचर क्या स्कोप बन सकता है, दोनों चीज़ें जानेंगे इंडिया के लिए। अच्छा आर्टिकल है, शुभजीत रॉय के द्वारा लिखा हुआ। दूसरा आर्टिकल है जिसमें अभी एंटी कन्वर्जन लॉ, जो इसको लव जिहाद भी बोला जा रहा है, उसके खिलाफ बहुत सारे कानून लाए जा चुके हैं। अभी 3 स्टेट हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है कि किसमें कितना हार्श पनिशमेंट दिया जा रहा है, किसमें कम। तो एक बार आप देखना चाहो तो देख सकते हो। फिलहाल मैं आपके लिए केवल एक ये ही आर्टिकल डिस्कस करूंगा इस पेज पे। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। एक तो है RODTEP, जिसके बारे में हमने एक रिपोर्ट ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, कल या परसों की न्यूज़ में थी वो। और एक RBI ने अभी RBI लॉन्च करने जा रहा है कि एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है। देखेंगे किस तरीके से इन्फ्लेशन को और इनको मॉनिटर करने की कोशिश कर रही है RBI अपनी तरफ से, क्योंकि आजकल डिजिटल पेमेंट ज़्यादा होने लग गए ना। आप भी यूज़ करते होंगे UPI, डेफिनेटली, बस वही चीज़ है। तो 2 आर्टिकल हमारे पास में, दोनों चीज़ें देखेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज अबाउट ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। इसमें देख लेते हैं कि अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है। देखो, आपको एक चीज गूगल करके सर्च करनी पड़ेगी कि DCGI कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, क्या इसकी फंक्शनिंग होती है, कौन इसके हेड होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी बड़ी न्यूज़ में है इस टाइम पे, क्योंकि वैक्सीन्स की अप्रूवल, ड्रग्स की अप्रूवल के लिए ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करती है। ठीक है, स्टेट्स हैं वो अब एक तरीके से इनोक्यूलेशन ड्राई रन करेंगे। ड्राई रन का मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वैक्सीन को एकदम एक्यूरेट इंप्लीमेंट किया जा सकता है, क्या तैयारियां हैं, उसको एक तरीके से आप कह सकते हो कि ट्रायल के फॉर्म में अप्लाई किया जाएगा कि कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स होंगे कुछ स्टेट्स में, और वहाँ पर कुछ सेलेक्टेड लोग होंगे, उनको फिर बाद में सेलेक्ट किया जाएगा, भाई आपको वैक्सीनेशन लेने के लिए इस पर्टिकुलर जगह पे या CHC PHC यहाँ पर आना है। फिर वैक्सीनेशन के बाद में 30 मिनट उनको देखा जाएगा, फिर उनके जो भी बॉडी में सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से उनको आगे कैरी ऑन किया जाएगा उनके साथ में। ठीक है, तो वो जो एक होता है ना कि वैक्सीन के बिना, जो मेन वैक्सीन है उसके बिना केवल एक ट्रायल लेना, उसको बोला जाएगा इनोक्यूलेशन ड्राई रन। आप ये ध्यान रखना। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो प्रोक्योरमेंट कंटिन्यू कर रही है अपनी तरफ से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, जिसमें टोटल लगभग 30 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिसमें 50 ईयर से, इसके अलावा
50 साल या इससे ज़्यादा एज के जो लोग होंगे वो, या फिर जिनके मतलब आप कह सकते हो कि जिनके ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटीज़ हों, जैसे कोई बीमारी हो, हाइपरटेंशन की हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, कैंसरस कोई डिजीज से ग्रसित हो, लाइक दैट, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखी जाएगी। तो टोटल 30 करोड़ आप कह सकते हो कि फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है 300 मिलियन की अगर बात की जाए तो। यूएस और यूके की बात करें तो जैसे ही एक अप्रूवल मिला तो उसके बाद में इमीडिएटली बाद में यूएस और यूके में इनॉक्यूलेशन प्रोग्राम मास लेवल पे ऑलरेडी कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन, ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है, एम क्या है आप देख सकते हो, इंडिया में फर्स्ट फेज जो है वैक्सीनेशन का वो अगस्त तक लगेगा, उसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, दूसरा अगर आर्टिकल देखें इसी पेज पे तो है हमारे सामने ये वाली एक नई पॉलिसी जिसमें आप देख सकते हो कि एक एम्बिशियस अटेम्प्ट लिया जा रहा है साइंटिफिक नॉलेज और डेटा को अवेलेबल कराना सभी के लिए। गवर्नमेंट ने एक ओपन साइंस पॉलिसी अभी लॉन्च की है जिसमें आप देख सकते हो न्यू ईयर के बेसिस पे आत्मनिर्भर भारत का जो एक एस्पिरेशन है इंडिया की कि कैसे भी करके हम साइंटिफिक कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या साइंस में इनोवेशन में भी आत्मनिर्भर बने, और दूसरी तरफ इसके लिए इंटरनेशनल जो महंगे महंगे जर्नल्स हैं, महंगे महंगे जो पब्लिशर्स हैं जिनकी एक्सेसिबिलिटी एक कॉमन मैन को नहीं हो पाती, उनको एक्सेसिबिलिटी देने के लिए आप कह सकते हो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, गवर्नमेंट सब्सक्रिप्शन लेगी और फिर उसके बाद में एक्सेसिबल उनको सबको अवेलेबल करवा देगी जो भी इंडिविजुअल इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड होगा। इससे क्या होगा, इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट आएगा, इनोवेशन आएगा। तो इस वजह से एक तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और टेक्नोलॉजी का इंडिजिनाइजेशन भी हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आगे देखें, ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल मेथड रहेगा या मूव है जिसमें आप देख सकते हो नॉलेज अवेलेबल रहेगा सभी के लिए। पब्लिकली फंड रिसर्च मेथड को कहीं ना कहीं अवेल करने की बात की जा रही है। ये चीज़ हमने देखी ली कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन एक ओपन साइंस फ्रेमवर्क अवेलेबल कराएगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लीड किया जा रहा है। ठीक है, आप इस चीज़ को देख सकते हो, एक सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा जिसका नाम रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑब्जर्वेटरी, जो कि सेंट्रल रिपोजिटरी रहेगा, जो हर तरीके का डेटा जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड होगा वो अवेल कराया जाएगा। और साथ में फेयर का भी ध्यान रखा जाएगा। फेयर का मतलब ये मेंस के हिसाब से फेयर वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। फेयर, एक्सेसिबल, इंटरऑपरेबल एंड रीयूजेबल। ठीक है, इन चीज़ों को कहीं ना कहीं ध्यान में रखा जाएगा। बट कुछ सिचुएशन ऐसी है कि मान लो प्रिवेसी कंसर्न है कुछ, या फिर आप कह सकते हो कि कोई नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी को थोड़ा रेगुलेट किया जा सकता है। बाकी नॉर्मल कंडीशंस में एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल ओपन रखी जाएगी। मिनिस्ट्री का नाम आप जरूर याद रखना और जो स्कीम है उसका भी याद नाम जरूर से रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे जो ऑलरेडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2013 की, उसको स्कीम के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा और अल्टीमेटली टारगेट क्या है, टेक्नोलॉजी को मतलब इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, या फिर जो टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में उनका इंडिजिनाइजेशन, अल्टीमेटली आत्मनिर्भर भारत अभियान को अचीव करना। और इसके अलावा जो भी एप्लीकेशन है जैसे रेलवे, इंटेलिजेंस, ट्रांसपोर्ट, इनमें भी इसका यूज़ किया जाए जिससे इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। अब हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून की। देखो, नॉर्थ ईस्ट मानसून और साउथ वेस्ट मानसून के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल सा अगर इंडिया का मैप आप समझो तो आप यहां से बिल्कुल इजीली समझ पाएंगे। ये हो गया अरेबियन सी, ये होगी बे ऑफ बंगाल। ठीक है, गर्मी आती है, गर्मी आती है, लैंड मास जल्दी से हीटअप हो जाता है तो लो प्रेशर बनेगा, तो हवाएं इधर से इधर चलती हैं। तो गर्मियों के बाद में जो हमारा मानसून, नॉर्मल मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून, उसकी वजह से रेनफॉल आता है। दूसरा, फिर जैसे ही सर्दियां आना शुरू होती है तब क्या होता है, मानसून के बाद में जब सर्दियां आती है तो लैंडमास जल्दी से ठंडा हो जाता है और सिचुएशन कैसी हो जाती है, हाई प्रेशर। और इसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर, जबकि वाटर जो है वो जल्दी से ठंडा जल्दी से गर्म नहीं होता, तो गर्मियों वाला असर अभी भी रहता है, तो हवाएं चलती हैं लैंड टू सी सरफेस। ठीक है, तो डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स हो जाती है, इसीलिए तो इसको मानसून बोला गया। ठीक है, तो अब ये जो हवाएं चलती है ना दूसरी कंडीशन में, जो लैंड से इस तरफ ओशियंस की तरफ, तो ये कोस्टल रीजन, जो ईस्टर्न कोस्टल रीजन है ना, जहां पर हम नॉर्मली देखिए आंध्र प्रदेश हो गया, पुदुचेरी वाला रीजन हो गया, तमिलनाडु वाला रीजन हो गया, थोड़ा बहुत केरला वाला रीजन हो गया, यहां पर रेनफॉल रिसीव किया जाता है। ओके, इसको जो ये वापस में ये जो मानसून विड्रॉ कर रहा है, उस टाइम पे जो मानसून आता है ना साउथ ईस्ट इंडिया, अगर हम कहें तो साउथ ईस्ट इंडिया में, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, की डायरेक्शन कहां से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से। ओरिजिन जहां से होती है हवाओं का, उसी के बेसिस पे उनका नाम हो जाता है।
तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा आर्टिकल है। अब यहाँ पर पॉइंट एक तो आता है कि इंडियन ओशियन डाइपोल का क्या रोल रहता है। देखो नॉर्मल कंडीशन है, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। जैसे ये मान लो इंडिया, फिर से बना देता हूँ मैप। अब यहाँ पर अरेबियन सी है, अगर ये वार्मर है और ये कूलर है, कौन सा, बे ऑफ बंगाल वाला बेल्ट, तो इसकी कंडीशन में इसको बोल देते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल। ध्यान रखना आप, इंडियन ओशियन डाइपोल पॉजिटिव कब होगा, जब अरेबियन सी का पानी इस बे ऑफ बंगाल के पानी के कंपैरिजन में थोड़ा सा गर्म हो। तो इस केस में क्या होगा, मॉनसून और अच्छे से आएगा इंडिया में और रेनफॉल क्या होती है, ज्यादा। तो इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ, इसलिए इसको बोल दिया गया पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल। क्लियर। दूसरा अगर देखें जस्ट ऑपोजिट इक्वेशन, जिसमें आप देखोगे कि अगर बे ऑफ बंगाल का वाटर है वो थोड़ा सा वार्मर है एज कंपेयर टू अरेबियन सी, तो इस केस में मॉनसून जो है वो वीक पड़ जाता है, रेनफॉल जो है वो कम हो जाती है। अब रेनफॉल कम हो गई तो इसको क्या बोल देंगे, निगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल। तो इस तरीके से इंडियन ओशियन डाइपोल जो था उसका असर इस पे सीधा का सीधा पड़ता है। और अब की बार देखा क्या गया है, न्यूट्रल फेज देखा गया है। न्यूट्रल फेज का मतलब दोनों तरफ टेम्परेचर जो था बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का ऑलमोस्ट और इक्वल था। दूसरा जो रेनफॉल आई, जो साउथ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आया, उसकी वजह से उसमें दो साइक्लोन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। एक का नाम था निवार, एक का नाम था बुरेवी। ये आपने देखा होगा, बे ऑफ बंगाल वाली साइड से ही आए थे। दूसरा अगर देखें इन लानीना और अल्नीनो का, तो लानीना कंडीशंस अभी प्रेवेलेंट थी, तो इस वजह से कहीं ना कहीं रेनफॉल और भी ठीक रहा। अच्छा, अल्नीनो की कंडीशन होती है तो इंडिया के लिए थोड़ी सी एडवर्स सिचुएशन बनती है, वो थोड़ा सा फेवरेबल नहीं होता। बट उस केस में अगर इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव रहता है ना, तो फिर अल्नीनो का इफेक्ट इंडिया पे इतना ज़्यादा नहीं आता। ऐसे एग्जाम्पल प्रीवियसली बहुत देखे जा चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट जो भी कंटेंट था वो इस आर्टिकल का उठाया, और एक बार आप जरूर इस पर रीडिंग मार देना, मैं बिल्कुल स्क्रीन पे आपके लाके छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है डेथ्स ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक्स डेप बाय 37%, इट सेज रिपोर्ट। ओके, तो इसमें बेसिकली पॉइंट क्या है, लाइटनिंग जो कि बिजली कड़कती है उसकी वजह से जो डेथ हुई उनमें 37% की कमी देखी गई है, जो कि अप्रैल 1 2018 से लेके मार्च 2019 तक अगर देखें तो उस टाइम पे रजिस्टर कितनी हो रही थी, लगभग 2800 डेथ्स। जबकि 2019-20 में सिमिलर पीरियड में, मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक ये डेथ्स कितनी रजिस्टर की गई, केवल 1771। तो ये जो डिप है इसकी वजह क्या है वो हमें जानने की ज़रूरत है। देखो ये रिपोर्ट जो है एक तरीके से आप देख सकते हो, क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ में क्लोजली काम करता है। ठीक है, उन्होंने इस रिपोर्ट में अपनी ये बात बताई। इसमें जो आप कह सकते हो कि जो डिक्लाइन है उसकी वजह क्या रही, एक तो क्या है, जो शेल्टर्स बनाए गए ना, इवैक्यूएशन शेल्टर्स, वो बड़े इफेक्टिव थे। जैसे कि उड़ीसा का यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कि साइक्लोन फेनी आया था। ओके, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हुई थी, लगभग 1 लाख बार। बट उसमें आप मोर्टेलिटी रेट देखोगे बिल्कुल कम, ज़्यादा लोगों की डेथ हुई ही नहीं लाइटनिंग की वजह से। ओवरऑल आप देखोगे तो इसका बेनिफिट कितना होता है। दूसरा, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनकी तरफ से जो एक अप्रोच अपनाई जाती है, जिसके बेसिस पे जल्दी जल्दी प्रिवेंटिव एक तरीके से आप कह सकते हो प्रिपरेशन हो गई, तो उस वजह से क्या हो जाती है, फिर डेथ रेट ऑटोमेटिकली डिक्लाइन कर जाती है। तो इवैक्यूएशन हो गई, शेल्टर्स बनाना, लाइटिंग अरेस्टर्स, ठीक है, इनका काम होता है, जो बिजली कड़के तो उसको वहीं पे आप कह सकते हो ग्राउंड कर दे जल्दी से। ठीक है, ग्राउंड का मतलब अर्थ में जल्दी से उस करंट को पहुंचा दे जिसकी वजह से शॉक ना लगे। ओके, तो इस तरीके से ये था। और दूसरा, अर्ली लाइटिंग वार्निंग हो गई, फार्मर्स को जल्दी से बता दिया भाई बिजली कड़कने वाली है। कैटल ग्रेजर्स हैं उनको भी बता दिया कि भाई बिजली से बच के रहो अभी आने वाले टाइम पे। मतलब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो कुछ भी एक कह सकते हैं ना कि अच्छा एक फोरकास्टिंग जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती हुई दिखाई दी, तो उसका रिजल्ट ये है। दूसरा, लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस भी इंस्टॉल कर दिए गए, तो इस वजह से कहीं ना कहीं फैटलिटीज़ जो थी वो रिड्यूस हो गई लाइटनिंग की वजह से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है अ ईयर टू एंगेज एंड असर्ट। इसमें इंडिया के लिए बताया हुआ है, बड़ा अच्छा आर्टिकल है और शुरुआत भी बहुत बढ़िया की हुई है। अप्रैल 1963 की बात बता रहे हैं कि लगभग 1962 के वार में जब हम हार गए थे चाइना से, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी ने एक आर्टिकल लिखा था फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में, कि चेंजिंग इंडिया नाम, मतलब टाइटल नाम क्या था उसका, चेंजिंग इंडिया।
तो उन्होंने बोला कि रिलेशनशिप बहुत चेंज हो रही है और आप देख सकते हो फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ में इंडिया को अब आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इंटरनेशनल सिचुएशन है उसकी एक्चुअलिटीज़ बहुत बदलती दिखाई दे रही है। चाइना ने अपनी तरफ से धोखा दिया है, तो इस तरीके से हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी चेंजेस को अटेंशन पे करते हुए हमारी खुद की आर्म्ड फोर्सेस को भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब हमें एक्सटर्नल एड की ज़रूरत है, हमें लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ में आगे जाना चाहिए। उसी चीज़ को ध्यान में रख करके आज जिस 2020 साल को हम ख़त्म कर चुके हैं और 2021 में हम एंटर हो गए हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या लर्निंग्स हैं, वो अब एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़, चाइना टॉप पर आने की कोशिश कर रहा है लगातार। यहाँ पर चाइना की ही एक स्टोरी उठाई जा रही है, चाइनीज जोडियाक 2020। बोले कि ये ईयर ऑफ रेट है। बोले ईयर ऑफ रेट कैसे? बोले एक बार जो जेड एम्परर था उसने ये डिसाइड किया, मतलब वहीं पे चाइना की बात कर रहे हैं, ये वहाँ पर एक एम्परर था, उसने ये बोला कि हम जोडियाक एनिमल, एक सिंबॉलिक एनिमल डिसाइड करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक रेस डिसाइड की गई है। तो बोले ठीक है, रेस में एक बैल आ जाता है, ऑक्स आ जाता है, और एक आ जाता है आपका रेट। तो रेट ऑक्स से रिक्वेस्ट करता है कि बोले कि आप मेरे को थोड़ा सा, ये नदी आ गई, रिवर आ गई, आप मुझे ये क्रॉस करवा दो। तो बैल की वो पीठ पे बैठ जाता है और वो जैसे ही फिनिश लाइन पे पहुंचने वाला होता है तो वो रेट जंप करके बुल से आगे निकल जाता है, ऑक्स से आगे निकल जाता है। तो बोला इसी तरीके का कुछ सिनेरियो अभी चाइना अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहा है। शी जिनपिंग जब से प्रेसिडेंट बने हैं तब से इंडो पैसिफिक रीजन एक प्ले ग्राउंड बन के रह गया है। चाइना ने अपना नेवल या फिर मिलिट्री, जो अपना खुद का एक प्रेजेंस है, वो लगातार बढ़ा रहा है। चाहे वो वियतनाम की फिशिंग बोट को डुबाने की बात करें, या फिर फिलीपींस की नेवल बोट्स के साथ में वो प्रॉब्लम क्रिएट करें, या फिर मलेशिया की जो ऑयल ड्रिलिंग ऑपरेशंस है उनके साथ में अड़ंगे लगाए, या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ में ट्रेड वॉर एक तरीके से खुद से शुरू कर दे, ट्रेड को कर्ब कर दे। ठीक है, तो चाइनीज ट्रूप्स का स्टेटस क्यू को चेंज करने का कोशिश इंडिया में जो ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में देखा, वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज को रिजेंबल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, प्रोवर्बियल रेट अपनी तरफ से राइज करने की कोशिश कर रहा है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या, ट्रंप ने जो अमेरिका बना दिया, अब डेमोक्रेट्स या फिर आप कह सकते हो रिपब्लिकन्स का अमेरिका नहीं रह गया है, अब ट्रंप का अमेरिका है। ट्रंप अमेरिकन्स, वो अमेरिका फर्स्ट, हर चीज़ में अमेरिका फर्स्ट को देखेंगे। तो देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से आगे अब अमेरिका अपने आप को बढ़ाता है, क्योंकि हमारे जो फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये चीज़ बड़ी क्लियरली बोली है कि अब ट्रंप का जो नशा चढ़ा हुआ है अमेरिकन्स पे वो काम करेगा, और वो अभी भी इन्फ्लुएंस डेफिनेटली जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर भी दिखाएगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ वो है तालिबान को एक्सेप्ट करना। अफगानिस्तान में 19 साल पहले यूएस से आया था कि हम तालिबान को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, बट हुआ क्या, एंगेजमेंट हो रही है। तो इसी चीज़ को, सेंसिटिविटी को समझते हुए इंडिया भी अब कहीं ना कहीं तालिबान के साथ में अब पॉलिटिकली रिकॉग्नाइज कर रहा है कि हाँ वाकई में तालिबान अब हटने वाला तो है नहीं। जब यूएसए जैसे कंट्रीज ही कर रहे हैं तो हम भी कहीं ना कहीं बातचीत में अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये भी हम जानते हैं कि तालिबान को बैकिंग मिलती है पाकिस्तान मिलिट्री की। तो देखने वाली बात है इंडिया अपने इंटरेस्ट किस तरीके से अपने आप को फुलफिल कर पाता है, क्योंकि इंडिया ने कमिट किया है $800 मिलियन और इन्वेस्ट करने का, जो कि 3 बिलियन कमिटमेंट 2 डिकेड में किया हुआ था उनमें से। इसी तरीके से अगर देखें मिडिल ईस्ट की इक्वेशन, यूएसए ने अरब कंट्रीज के साथ में इजराइल का पैचअप करवा दिया। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो सऊदी अरब और ईरान जो है वो लगातार compete कर रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज, मतलब गल्फ रीजन में या मिडिल ईस्ट में कौन लीडर बनेगा। ऐसे ही इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें तो टर्की और सऊदी अरब दोनों कॉन्फ्लिक्ट में है, बट इंडिया ने अपनी तरफ से बड़ा इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करते हुए, या फिर आप कह सकते हो बड़ी इंटेलिजेंटली डेफ्ट डिप्लोमेसी का मतलब कि चारों तरफ से लिमिटेशंस है, बट फिर भी इंडिया ने अपने रिलेशन सऊदी अरब, यूएई, ईरान और इजराइल, इन सब के साथ में अपने हिसाब से बना रखा है। बस पॉइंट इतना सही है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं हार्म करती हुई दिखाई दे रही है। पांचवा डेवलपमेंट, रशिया चाइना बॉन्डिंग। देखो रशिया और चाइना के बीच में आप देखो 2014 में जैसे ही क्रीमिया को हड़पा था रशिया ने, उसके बाद में वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए, जिन्होंने G8 की मेंबरशिप में रशिया था उसको एक्सक्लूड कर दिया, G7 कर दिया। उसके बाद में रशिया और चाइना के बीच में क्लोजअप देखा जा रहा है। दूसरा,
इंडिया का रोल अगर यहाँ पे देखें तो लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ हो रहा है चाइना और चाइनीज मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री के बीच में, तो वहाँ पर ब्रोकरशिप करने की कोशिश कौन कर रहा है? मॉस्को, और बातचीत भी मॉस्को में हो रही है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब भी क्वेड या इंडो पैसिफिक रीजन की बात आती है तो मॉस्को ने वही स्टेटमेंट्स दिए हैं जो स्टेटमेंट बीजिंग ने दिए हैं। तो यहाँ पर थोड़े से हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। फिर बात आ जाती है असर्टिव नेबर्स। देखो, शुरुआत हुआ था साल जब सीएए एनआरसी का मुद्दा लेकर के बांग्लादेश के साथ में कुछ प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम तो क्या थी, मतलब बातें हुई थी, और नेपाल ने जो टेरिटरी वाला जो इशू था काला पानी वाला, उसको लेकर के पूरा मुद्दा उठाया था। साथ में आप देखोगे बीजिंग जो है नियर बाई कंट्रीज़ में हमारे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। तो इंडिया ने अपनी तरफ से यूएसए की प्रेजेंस को भी इंक्रीज़ करने की कोशिश की है। मालदीव और श्रीलंका में जो रिसेंटली माइक पोम्पेयो की विजिट हुई थी उसमें इंडिया ने फैसिलिटेट किया था। दूसरा, आप देख सकते हो यूएसए की मालदीव में प्रेजेंस इंक्रीज़ करना, जापान की श्रीलंका और मालदीव्स में प्रेजेंस इंक्रीज़ करना। इससे क्या हो जाएगा, चाइनीज़ प्रेजेंस को कहीं ना कहीं काउंटर करने का इंडिया का पूरा मेथड है वो क्लियर होता है। फिर बात आ जाती है एस्पिरेशनल इंडिया। देखो, इंडिया हमेशा से अभी 2020 की बात कर रहे हो तो सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत। कोविड-19 के बाद में तो ये बात आती रहती है। बट इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं इंडिया ने अपने आप को आरसीईपी कंट्रीज से बाहर निकाला। उसके पीछे बहुत सारे मुद्दे थे कि हमारे डेयरी प्रोडक्ट हो गए, हमारे फार्मर्स हैं वो गरीब हैं, वो compete नहीं कर सकते न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो फार्मर्स हैं। और दूसरा प्रॉब्लम क्या था, चाइना जो है वो अपने प्रोडक्ट को आशियन कंट्रीज़ के थ्रू इंडिया में एक तरीके से फ्लड कर देगा। तो उस वजह से तो यहाँ पर हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको कहीं ना कहीं घाटा हो जाएगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया आरसीईपी से। तो इस स्टैंड को ध्यान में रखते हुए सभी ने क्या कहा, बोला इंडिया आइसोलेशनिस्ट हो गया या फिर इनवर्ड लुकिंग हो गया। बट रियलिटी क्या है कि वैक्सीन या मेडिसिन की जब जरूरत पड़ी ना कोविड-19 के अंदर, तो लगभग 150 कंट्रीज को इंडिया ने सप्लाई किया है। तो कहने का मतलब इंडिया जो है एक एस्पिरेशनल पावर है, ग्लोबल पावर बन सकता है। अब बात आ जाती है चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी की। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज ये, ठीक है। एक तो ये कि चाइना को कैसे काउंटर करें। तो देखो 1963 का जिस कोट से हमने शुरू किया था उसी कोट को यहाँ पर टैग कर रहे हैं कि आज यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इनके साथ में इंडिया ने क्वेड का फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेट करने की कोशिश की है। यूरोपियन लीडर फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये कंट्रीज़ भी कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में बोलने वाले हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी को अपहेल्ड करने की बात की जाएगी तो डेफिनेटली इंडिया का सपोर्ट इन कंट्रीज से मिलेगा। फिर बात आ जाती है कहाँ से, हाई टेबल एट यूएन। देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे 8वीं टाइम एंटर होने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पर चाइना के साथ में कॉन्टेस्ट करना और इसके अलावा चाइना के जो बड़े कहते हैं ना दुखती रग, जैसे तिब्बत, ताइवान, ईरान सऊदी राइवलरी, इन मुद्दों को उठा करके इंडिया अपने आप से मतलब वर्ल्ड इश्यूज़ को अपने तरीके से पुटअप कर सकता है। बांग्लादेश म्यांमार के बीच में जो रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस है उसके लिए भी, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जिसका यूज़ करके इंडिया पाकिस्तान को फिर से आप कह सकते हो आइसोलेट कर सकता है। तो ये अपने आप में एक मौका है। यूएसए के साथ फ्रेंडशिप की बात करें तो देखो, यूएसए का जब तक डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने तो सीधा चाइना को देखो क्रिटिसाइज किया है। बट पॉइंट अभी क्या आ रहा है, जो बाइडन। अब देखने वाली बात है, यूएस चाइना के बीच में कोई ट्रेड डील साइन होती है तो थोड़ा सा हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बट वह बात वही है कि कहीं ना कहीं यूएसए के साथ में हमारे डिफेंस टाइज ऑलरेडी साइन हो चुके हैं तो उनको और डीपन किया जाए। फिर बात आ जाती है वोइंग यूरोप। देखो, पीएम बोरिस जॉनसन और यूके के जो पीएम है वो आए रहे हैं 26 जनवरी 2021 को हमारे यहाँ पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में एज अ चीफ गेस्ट। दूसरा, यूरोपियन यूनियन के साथ में भी इंडिया की समिट होने वाली है इसी साल में। फ्रांस और जर्मनी ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है। अब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अगर कंडीशंस की बात करें यूरोपियन यूनियन और चाइना की, तो देख सकते हो वहाँ पर इंडिया अगर अपना रोल यूरोपियन यूनियन के साथ में नेगोशिएशन करके अगर बढ़ा लेता है तो चाइना का रोल वहाँ पर कहीं ना कहीं डाउनग्रेड किया जा सकता है। तो एक ये मौका भी है। इसी के साथ में नेबर्स के साथ में एंगेजमेंट की अगर बात करें तो बात यह है, देखो नेपाल में बड़ा अपनी तरफ से जोरों शोरों से उतरा हुआ है चाइना, ठीक है। तो दिल्ली जो है अब कहीं ना कहीं अपनी तरफ से वैक्सीन डिप्लोमेसी को यूज़ कर सकता है 2021 में, क्योंकि ये चीज़ तो फैक्ट है। आपने भी बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स देखी होंगी कि दिल्ली पर सबकी नज़र गड़ी हुई है, क्योंकि वैक्सीन प्रोडक्शन मास लेवल पे वैक्सीन प्रोडक्शन इंडिया जितना कर सकता है उतना कोई और कंट्री के पास में कैपेबिलिटीज़ नहीं है तो चाइना के पास में। बट चाइना का क्या है, आप देख सकते हो सॉफ्ट पावर इंडिया के कंपैरिजन में बहुत कम है।
अब बात आ जाती है कि इंडिया को क्या करना चाहिए। देखो जी, एस्पिरेशन से कुछ नहीं होगा, अब ग्लोबल रोल प्ले करने का टाइम आ गया है, क्योंकि 2021 में ब्रिक्स का समिट होगा, G20 का समिट 2023 में आने वाला है, इंडो अफ्रीका फोरम समिट होने वाला था 2020 में, बट कोविड-19 की वजह से नहीं हुआ, तो हो सकता है 2021 या बाद में हो जाए। तो कहने का मतलब इंडिया के पास में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो बात वही आ गई कि अब बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ दुश्मन हैं, गुडविल बनाओ, इन्फ्लुएंस करो लोगों को और आगे बढ़ो। ठीक है, अब टाइम चाइनीज जोडियाक की हमने बात की, ईयर ऑफ ऑक्स है ना कि ईयर ऑफ रैट। दैट मीन्स 2021 में जो चाइना ने अपना गेम खेला था वो खेल लिया, बट अब रियलिटी होगी। अब जिन लोगों ने मेहनत की है ना, उन लोगों को रिजल्ट मिलेगा, उन लोगों को नहीं जिन्होंने बाईपास या शॉर्टकट मारा है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इकोनॉमी पेज से, जिसमें आरबीआई ने लॉन्च किया है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ठीक है, मेन बात क्या है इसकी, मुद्दे की बात यह है क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स बहुत होने लग गए हैं, तो उनको टारगेट रख करके फिर काम किया जाएगा। अब पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि इस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है, 2018 को इसका बेस ईयर माना गया है। और इसमें आप देखोगे तो मार्च 2019 से लेके मार्च 2020 तक के डेटा पे काम भी किया जा चुका है। फिर इसमें ओवरऑल हम देखें ना, तो जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ना, इस वजह से ये कहीं ना कहीं आरबीआई ने अपनी तरफ से काम किया, क्योंकि जो पेमेंट्स ज़्यादा होते हैं ना, तो उन पेमेंट्स के बेसिस पे ही कहीं ना कहीं टारगेटिंग की जा सके, क्योंकि आरबीआई को जो टारगेट दिया हुआ है ना मॉनेटरी पॉलिसी को, जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, तो उसमें ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। दूसरा, ये जो इंडेक्स है ये डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है, बेस्ड है, जैसे कि पेमेंट इनेबलर, उसको 25% वेटेज दिया हुआ है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर 10%, इसी तरीके से पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर 15%, पेमेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो 45%, और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी 5%। ऐसे करके ये डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, इनके भी सब पैरामीटर्स हैं, बट ओवरऑल आरबीआई ने ये चीज़ टारगेट की है। और ये जो डेटा है वो सेमी एनुअल बेसिस, मतलब हर 6 महीने में ये इंडेक्स डिक्लेयर किया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है भाई, ध्यान दे लेना आप इस पर। ठीक है, और इसका फर्स्ट डेटा जो रिलीज होगा वो आप कह सकते हो मार्च 2021 से। बस लैगिंग जो रहेगी, डिले कितने 4 महीने से डिले रहेगा, क्योंकि डेटा कलेक्ट करना, प्रोसेस करना टाइम लेता है। अब बात आ जाती है कि और क्या। देखो, सर्वेज की अगर बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी के पास में अपने हिसाब से हाउस होल्ड कितना क्या खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कंज्यूमर में कितना कॉन्फिडेंस है, उस चीज़ को भी एनालाइज करना होता है। तो आप देख सकते हो जनवरी 2021 का जो राउंड होगा, जिसमें इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड किया जाएगा, जिसमें 6000 हाउस होल्ड के ऊपर पूरी डिटेल देखी जाएगी। तो टारगेट क्या है, इन्फ्लेशन को चेक करना, क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना कॉन्फिडेंस है, और कितना इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम में। दूसरा, यहीं पर RODTEP बेनिफिट्स की बात करें, जिसमें हम बात कर रहे थे कि रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, जिसमें हमने देखा था कि सभी गुड्स को एग्जाम्पशन देने की बात की जा रही है इस स्कीम के अंडर में। बट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, उन गुड्स को चेक किया जाएगा कि वो वाकई में क्वालिफाई करते हैं क्या इन बेनिफिट्स को रहने के लिए। कंडीशनैलिटीज़, रेस्ट्रिक्शंस, इन एलिजिबिलिटी और प्रोसीजर रिक्वायरमेंट, वो अगर फुलफिल होती है तो उस केस में उनको आप कह सकते हो कि इस स्कीम के अंडर में बेनिफिट मिलेगा, RODTEP के अंडर में। ठीक है, तो इस तरीके से यहीं पर डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।